हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एमसीक्यूज की एक वीडियो जिसमें हम आपके साथ 50 यानी 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज अ लेटर टू गॉड, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो यानी हमारे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर और उसकी पोएम्स की होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट इट। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड किसने लिखा था? आपके पास चार ऑप्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जी.एल. फर्न्टेस, रस्किन बॉन्ड एंड वॉल्ट विटमैन। तो यहां पर याद रखना है, अ लेटर टू गॉड किसने लिखा था? अ लेटर टू गॉड लिखा था जी.एल. फर्न्टेस ने। तो करेक्ट आंसर इज जी.एल. फर्न्टेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज लैंचोज प्रोफेशन। लैंचो का प्रोफेशन क्या था? लैंचो करता क्या था? लैंचो वॉज अ टीचर, लैंचो वॉज अ फार्मर, डॉक्टर, शॉपकीपर। तो आपको पता ही होगा, लैंचो खेती करता था, वो एक किसान था और उसने अपनी खेती में मक्के की खेती की थी, यानी क्रॉप्स की। क्रॉप्स किसकी की थी? कॉर्न की। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज फार्मर। लैंचो वॉज अ फार्मर, लैंचो एक किसान था। आगे बढ़िए। वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो का घर कहां पर स्थित था? इन अ सिटी, घर में, ऑन द कोस्ट। कोस्ट माने होता है बेटा तट, यानी किसी समुद्र के तट पर, या फिर ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल, यानी किसी पर्वत के क्रेस्ट पर। क्रेस्ट माने आपको पता है, क्रेस्ट माने क्या होता है बेटा? टॉप। और अगला नियर अ रिवर, या नदी के पास। तो करेक्ट आंसर इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। नेक्स्ट, व्हाट डिड लैंचो एक्सपेक्ट ईगरली। लैंचो क्या उम्मीद कर रहा था? ईगरली माने होता है बेटा एक्साइटेड होकर। तो लैंचो हमारा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? स्नोफॉल, क्या वो भगवान से बर्फ मांग रहा था, या रेन बारिश मांग रहा था, या स्टॉर्म तूफान मांग रहा था, या विंड? बताओ वो भगवान से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? रेन, कि भगवान बारिश होगी। आगे, वॉट डेस्ट्रॉयड लैंचोज क्रॉप। किस चीज ने लैंचो की फसल को बर्बाद कर दिया? फ्लड, बाढ़ ने, ड्रॉट सूखा ने, हेल स्टॉर्म यानी ओलो ने, या फायर आग ने? तो आपको पता ही है, करेक्ट आंसर इज सी, हेल स्टॉर्म ने उसके खेत में खेती को बर्बाद कर दिया था। नेक्स्ट, व्हाट वर द हेल स्टॉर्म्स कंपेयर टू। उन ओलों की तुलना किससे की गई है? तो बताइए आप, ओलों की तुलना किससे की गई है? पल्स मोतियों से, सिल्वर कॉइन से। ओलों की तुलना याद रखना, उसने बारिश की बूंदों की तुलना तो की थी न्यू कॉइन से, लेकिन ओलों की तुलना उससे किससे की थी? सिल्वर कॉइन्स या न्यू कॉइन्स। याद रखना, हेल स्टोन्स की बात हो रही है। यहां पर आंसर कुछ भी हो, आप अपना आंसर बताइए। तो यहां पर आंसर न्यू कॉइन्स नहीं है। हाँ, यहां बारिश की बात नहीं हो रही है, बारिश की बूंदों की कंपैरिजन हुई थी न्यू कॉइन से। यहां बात हो रही है हेल स्टोन्स की तुलना किससे की थी, और हेल स्टोन्स की तुलना किससे की थी? सिल्वर कॉइन से। किससे बेटा? तो यहां पर ये आंसर जो दिया हुआ है न्यू कॉइन्स, ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर कॉइन। तो यहां पर किससे कंपैरिजन की गई थी? सिल्वर कॉइन से। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क गॉड फॉर। यानी लैंचो ने कितना पैसा भगवान से मांगा था? तो हाउ मच मनी बताइए, भगवान से कितना पैसा मांगा था उसने खेती करने के लिए? 100 पैसोस। उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे। करेक्ट आंसर इज 100 पैसोस। आगे बढ़ते हैं। हु रीड लैंचोज लेटर फर्स्ट। लैंचो का लेटर पहले किसने पढ़ा था? बताइए, लैंचो का लेटर पहले किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। हाँ, इसका आंसर बहुत से बच्चे पोस्टमैन करते हैं। नो, पोस्टमैन ने उसका ऑर्डरली एड्रेस देखा था, जो उस एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था टू गॉड। उसको देखकर वो लेटर अपने पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया और पोस्ट मास्टर ने लेटर को रीड किया। तो यहाँ बात रीड करने की हो रही है, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, लेकिन उसको हम पढ़ते रेड हैं। आगे बढ़ते हैं। Why did the postmaster decided to help लैंचो। हमारे पोस्ट मास्टर ने लैंचो की हेल्प करने का डिसाइड क्यों किया? टू लाफ एट हिम, उसकी तरफ वो हंसने लगे। टू मेंटेन फेथ इन गॉड, ये भगवान पे उसका विश्वास बना रहे। टू गेन फेम, या फेमस होने के लिए। टू पनिश हिम, उसको सजा देने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है, टू मेंटेन फेथ इन गॉड, ताकि लैंचो का फेथ भगवान पर बना रहे। आगे, हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम फॉर लैंचो। और उन्होंने यानी पोस्ट मास्टर ने कितना पैसा लैंचो के लिए कलेक्ट किया था? तो आपको पता होगा, बताइए आंसर। 70 पैसोस। करेक्ट आंसर इज 70 पैसोस। अगला,
व्हाट डिड लैंचो थिंक अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? हमारा लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्या समझता था? ईमानदार या काइंड दयालु या क्रुक्स बेईमान या इंटेलिजेंट? हाँ, तो हमारा लैंचो उनको बेईमान समझता था, चीटर समझता था। तो करेक्ट आंसर इज क्रुक्स। आगे बढ़िए। व्हाट वाज लैंचोज ओनली होप? लैंचो की अकेली एक आशा क्या थी? वो थी भगवान की हेल्प, यानी वो भगवान से क्या चाहता था? हेल्प चाहता था, ताकि भगवान उसकी मदद करें। आगे, द फील्ड लुक्ड लाइक विच कलर बिफोर द स्टॉर्म? उसका फील्ड तूफान से पहले कौन से कलर का दिख रहा था? बताइए, ग्रीन कलर का, क्योंकि यहां बात हो रही है बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले। तूफान से पहले उसका खेत हरा भरा था। अच्छा, आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद उसका कौन सा कलर था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। यानी हेलस्टोन्स गिरने के बाद उसका खेत एकदम कौन से कलर में लग रहा था, वो आपको बताना है। आगे बढ़िए। लैंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स टू, हाँ देखो आ गया, लैंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की थी? यहां आपका आंसर हो जाएगा न्यू कॉइन्स। लेकिन अगर बात हेल स्टोन्स की आएगी तो आंसर होगा आपका क्या? वही सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, नेक्स्ट आइए। व्हाट लिटरेरी क्वालिटी ऑफ लैंचो इज हाईलाइटेड? यहां पर लैंचो ने अपनी कौन सी लिटरेरी क्वालिटी बताई है? तो बताओ, डिसऑनेस्टी, वो बेईमान था, फेथ या क्रुएलिटी, वो निर्दयी था, या लेजीनेस, यानी उस पर आलसी था? तो यहां पर आई थिंक इसका आंसर फेथ होना चाहिए जी। इसका आंसर है फेथ, यानी जो लैंचो था वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था भगवान पर। तो करेक्ट आंसर इज फेथ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन आफ्टर रीडिंग द लेटर? लेटर रीड करने के बाद पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या था? तो बताइए, पोस्ट मास्टर कैसा था? गुस्सा आया था? नो। सरप्राइज फील हो रहा था? नो। सैड फील कर रहा था? नो। या क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियस, चिंता करने लगा, एंड अम्यूज, प्रसन्न हो गया? जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्यूरियस एंड अम्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो राइट अ सेकंड लेटर? लैंचो ने दूसरा लेटर क्यों लिखा? भगवान को धन्यवाद बोलने के लिए? नो। जब उसने फर्स्ट लेटर पढ़ा, देखा उसमें 70 पैसों मिले तो उसको गुस्सा आ गया और भगवान से बोला, भगवान मुझे बचा हुआ पैसा भी भेजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू आस्क, मांगने के लिए, रिमेनिंग माने होता है रेस्ट ऑफ मनी, रेस्ट ऑफ मनी यानी बचा हुआ पैसा मांगने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लैंचो, लैंचो के अकॉर्डिंग, हु हैड स्टोलन द मनी? किसने पैसा चुराया था? तो अकॉर्डिंग टू लैंचो किसने चुराया था? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने, ना उसके पड़ोसियों ने, ना बच्चों ने, ना फार्मर्स ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए। व्हाट डज स्टोरी मेनली टीच? ये कहानी हमको मेनली क्या सिखाती है? हार्ड वर्क करना, या ब्लाइंड फेथ एंड काइंडनेस, यानी हमारे लैंचो को अंधविश्वास था और दया थी, या वेल्थ या एजुकेशन? तो करेक्ट आंसर आपको पता है, लैंचो भगवान पर ब्लाइंड फेथ करता था, आंखें बंद करके विश्वास करता था। अगला बताइए बेटा, पोस्ट मास्टर साइन द रिप्लाई एज? हमारे पोस्ट मास्टर ने वो रिप्लाई दिया था तो साइन किए थे। जब लैंचो को पैसे भेजकर लेटर भेजा था पैसे देकर, तो वहां साइन किसके किए थे? उन्होंने गॉड के साइन किए थे। तो करेक्ट आंसर इज गॉड। सेकेंड 21 क्वेश्चन। चलिए, अब हमारा पोइट डस्ट ऑफ स्नो पोयम स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कवि कौन है? एज यूजुअल आपको पता ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। नेक्स्ट, विच वर्ड शुक द डस्ट ऑफ स्नो? कौन सा वर्ड था जिसने डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ को गिराया था हमारे पोइट के ऊपर, जब हमारे पोइट का मूड अच्छा हुआ था? तो उस वर्ड का नाम क्या है? क्रो। क्या नाम है बेटा? क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच ट्री डिड द डस्ट फॉल? कौन से पेड़ से वो बर्फ गिरी थी? तो आपको पता ही है कौन से वर्ड से गिरी थी, बताइए। हाँ, हैमलॉक ट्री से। कौन से ट्री से? हैमलॉक ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट फेल ऑन द पोइट? हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर क्या चीज गिरी थी? अभी आपको बताया था, डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी। नेक्स्ट देखिए बेटा, द पोइट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट वॉज? जो हमारे कवि का मूड था वो इंसिडेंट से पहले कैसा था? तो देखो बेटा एक बार सब बच्चे, द पोइट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट, हमारे इंसिडेंट से पहले कवि का मूड कैसा था? उसका मूड काफी दुखी था, लेकिन जब बर्फ गिरी तो उसका मूड अच्छा हो गया था। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डिड द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोइट? यानी
हमारे कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो ने कौन सा इफेक्ट डाला? मेड हिम क्राई, वो रोने लगा। चेंज हिज मूड, यस, उसका मूड चेंज हो गया और वो हैप्पी हो गया था। नेक्स्ट, द क्रो इज जेंटली एसोसिएटेड विद, कौए को किससे जुड़ा हुआ माना जाता है? क्या कौआ हैप्पीनेस को दर्शाता है, या कौआ गुड लक को दर्शाता है, या बैड ओमेन उसको बहुत बुरा अपशगुन माना जाता है? तो आपको पता है अगर कौए अक्सर हमारे घरों के यहाँ आके बैठ जाते हैं तो हमारी मम्मियां वगैरह बोलती हैं कि बेटा इस कौए को भगा के आओ, इसको अपशगुन माना जाता है, इसको बैड ओमेन माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बैड ओमेन। क्वेश्चन नंबर 28, द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करता है बेटा? तो ये करता है पॉइजन एंड सैडनेस को, क्योंकि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, तो ये जहर और सैडनेस यानी दुखीपन को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट, ये जो पोयम है वो शो करती है, दिखाती है, बताइए ये पोयम क्या शो करती है? कि नेचर कैन हील ह्यूमंस, या स्नो इज डेंजरस, बर्फ खतरनाक होती है, बर्ड्स आर हार्मफुल, पक्षी हार्मफुल होते हैं, विंटर इज बोरिंग। आपको ऑप्शंस देखकर ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ आंसर क्या होगा। जो नेचर है वो इंसान के मूड को हील कर सकती है, अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड हैज गिवन माई हार्ट, यहां पर कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है? देखो, हैज गिवन माई हार्ट यानी उस जो भी था डस्ट ऑफ स्नो, उसने मेरे हार्ट को दिया। अब आइए, यहां पर बेटा सिमली तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है सिमली यूज होता है जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, और कंपैरिजन करते समय कौन सा वर्ड लगा होता है? लाइक और एज वर्ड लगा होता है ना। तो यहाँ पर हमारा सिमली तो है नहीं, यहाँ पर आंसर होगा आपका पर्सोनिफिकेशन। कौन सा आंसर होगा बेटा? पर्सोनिफिकेशन। क्यों होगा मैं बताऊं, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो ने उसका मूड चेंज कर दिया। तो मेरी बात समझिए, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन नॉन लिविंग थिंग एक्ट्स लाइक अ लिविंग थिंग, जब कोई निर्जीव चीज सजीव की तरह एक्ट करने लगे, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इस पोयम में डस्ट ऑफ स्नो जो कि एक नॉन लिविंग चीज है, उसने कवि का मूड चेंज कर दिया, जबकि मूड चेंज करने का काम इंसानों का होता है। तो यहाँ पर इसीलिए उस डस्ट ऑफ स्नो को पर्सोनिफाइड किया गया है, और इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आइए, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज, तो ये राइमिंग स्कीम तो आपको स्टैंजा पढ़ के समझ आएगी, और याद भी की हो तो आपको पता होगा राइमिंग स्कीम इस पोएम की क्या थी? ए बी ए बी। आगे बढ़ो, द पोएट सेव्ड, हमारे कवि ने क्या बचा लिया? जब हमारे कवि के ऊपर वो बर्फ के कण गिरे, हमारा कवि उस डस्ट ऑफ स्नो के बगल में नीचे खड़ा हुआ था, तभी सडनली एक कौआ आया, उसने इसके ऊपर स्नो गिराई, और हमारा कवि जिसका मूड काफी सैड था, उसका मूड कैसा हो गया बेटा? हैप्पी हो गया। तो यहाँ पर हमारे कवि ने अपना वो दिन बचा लिया जिसको वो बर्बाद करने वाला था। तो करेक्ट आंसर इज, कवि ने क्या बचाया? सम पार्ट ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट करती है? सैडनेस? नहीं भाई, स्नो तो खुशियां लेकर आई थी। स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय? हाँ हो सकता है। फियर? गुस्सा नहीं। डर नहीं। एंगर? गुस्सा नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय। अगला, द टोन ऑफ द पोयम इज, इस पोयम की टोन कैसी है? क्या इस पोयम की टोन ह्यूमरस, मजाकिया टाइप है, या ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है? यानी यहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे हमारे पोइट का मूड चेंज हुआ है, तो उसको बोल सकते हैं यस ऑप्टिमिस्टिक। ट्रेजिक, कोई घटना, या एंग्री माने गुस्सा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पर एक आशा है, एक चीज ने हमारे कवि का मूड अच्छा किया है। तो याद रखना, डस्ट ऑफ स्नो पोयम का टोन कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक टोन है। कौन सा टोन है? ऑप्टिमिस्टिक। आगे, द पोएम इज सैड ड्यूरिंग, इस पोयम को सैड किया गया है किसके दौरान? तो याद रखो, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण गिरे हैं, तो इसको किसके दौरान सेट किया गया है? विंटर सीजन, तभी तो बर्फ गिरती है। तो आंसर इज विंटर। नेक्स्ट, अगला आया फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, इसको किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। फायर सिंबलाइज करता है, फायर सिंबलाइज करता है, मैंने ये पोयम आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, और आपको पता है कि फायर किसको सिंबलाइज करता है? डिजायर को। और जिन बच्चों ने ये पोयम नहीं पढ़ी है, वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाकर वहां से लिंक लेकर तुरंत इसको स्टडी करो। अ लेटर टू गॉड की वीडियो वहां पर है, डस्ट ऑफ स्नो वहां पर है, फायर एंड आइस वहां पर है, और ऑलरेडी कुछ एमसीक्यू और एक्सट्रैक्ट मैंने तीनों के डिस्कस कर रखे हैं, वो भी वहां पर है। और आज ये 50 एमसीक्यूज और लेकर आया हूं।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो फायर किसको सिंबलाइज करता है? डिजायर को। आगे बढ़ो। आइस किसको सिंबलाइज करता है? ये भी मैंने बताया था, हेट को सिंबलाइज करता है, नफरत को सिंबलाइज करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड में इन एंड इन, यानी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार ये दुनिया एक दिन खत्म हो सकती है। किसमें? दोनों में भाई, आग से भी और आइस यानी नफरत से भी एक दिन खत्म हो सकती है। द पोयम इज मेनली अबाउट, हमारी ये पोयम मेनली किसके बारे में है? ये हमारी पोयम ह्यूमन इमोशंस के बारे में है। यानी अगर इंसान, ये इंसान के इमोशंस है, ये भी मैंने आपको वहां पोयम में बताया था कि दो ह्यूमन इमोशंस जो हमारे दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। और क्योंकि दुनिया को बर्बाद ह्यूमन माइंड और ह्यूमन पावर कर सकती है, लेकिन यहां पर ह्यूमन इमोशंस बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पोयम में भी फायर और आइस वर्ड को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन है। तो यहां पर ह्यूमन इमोशंस कौन है? एक तो डिजायर है और एक हेट्रेड यानी नफरत है, याद रखना। तो ह्यूमन इमोशंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इमोशन इज लिंक्ड विथ फायर, फायर से कौन सा इमोशन लिंक है? अभी बताया था, डिजायर। और आइस से कौन सा इमोशन लिंक है? हेट्रेड। नेक्स्ट, द पोइट फेवर्स विच एलिमेंट फॉर द वर्ल्ड एंड फर्स्ट, यानी हमारे जो कवि हैं वो पहले कौन से एलिमेंट की तरफ जाते हैं कि दुनिया पहले किससे खत्म होगी? ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो जाते हैं फायर की तरफ। दुनिया पहले फायर से खत्म होगी और उसके बाद दुनिया किससे खत्म होगी? दुनिया खत्म होगी आइस से। तो देखिए बेटा, सेकंड, राइमिंग स्कीम, ये आप देख लेना स्टैंजा के अकॉर्डिंग, ए बी ए ए बी सी बी सी बी 44। आगे देखिए, द पोयम कन्वेज, ये हमारी फायर एंड आइस पोयम जो है वो क्या कन्वे करती है? वो हमारे प्रकृति की ब्यूटी बताती है, या डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, या फ्रेंडशिप। तो आपको पता ही है, यहां पर बताया गया है कि इंसान के जो इमोशंस हैं यानी डिजायर और उसकी नफरत, वो एक दिन इस दुनिया को डिस्ट्रक्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। नेक्स्ट, आइस स्टैंड फॉर, आइस किस पे स्टैंड करता है? तो बताइए, आइस किस पे स्टैंड करता है? क्यूल एंड इनडिफरेंस, यानी आइस वर्ड नेगेटिव वर्ड है, नफरत, और क्यूल माने निर्दयी, जो इंसान दूसरों से नफरत करते हैं वो निर्दयी होते हैं। एंड इनडिफरेंस माने होता है उदासीन, यानी जिनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती वो भी नफरत करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज क्रूल एंड इनडिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 47, द पोयम इज, ये पोयम कैसी है? ये पोयम फिलोसॉफिकल है, इसकी टोन भी फिलोसॉफिकल है, याद रखना, फिलोसॉफिकल। तो ये पोयम हमारी कैसी है बेटा? फिलोसॉफिकल है, इसकी टोन भी कौन सी है? फिलोसॉफिकल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फायर एंड आइस आर सिंबल्स ऑफ, फायर और आइस किसके सिंबल हैं? तो ये हमारे ह्यूमन फीलिंग्स होते हैं, इंसान की फीलिंग्स हैं। फायर मतलब इच्छाएं, आइस मतलब नफरत, और इच्छाएं और नफरत तो हमारे इंसान की फीलिंग्स होती हैं। आगे, द पोइट बिलीव्स दैट हेट्रेड इज, हमारे कवि मानते हैं कि नफरत क्या होती है? नफरत एक पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय, यानी एक बहुत शक्तिशाली चीज है जो हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया क्या है? आपको बताया ही था कि ह्यूमन इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी इंसान के जो इमोशंस हैं यानी डिजायर और नफरत, ये दोनों हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही इस पोयम का सेंट्रल आइडिया है। ओके, तो हमने आपके साथ आज 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए। अब हम कल आपके साथ 50 क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट के लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर इट, बहुत ज्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि इसका कुछ आउटपुट निकले। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, लेकिन मुझे उतना आउटपुट मिल नहीं रहा है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, और मैं बहुत जल्द आपके साथ लाइव क्लास लेने वाला हूं, यानी लगभग 11 या 12 जून से मैं आपके साथ लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।